नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव जी को। मलय जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। टेनिस, फुटबॉल और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। डेनियल मेदवेदेव ने जीता एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब। प्रजनेश गुणेश्वरन ओरलैंडो ओपन टेनिस के फाइनल में हारे। ईपीएल में लिवरपूल ने लेस्टर सिटी को दी मात और पेचीदा नियमों के साथ शुरू हुआ जमशेदपुर में तीरंदाजी का ट्रायल। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस के। रूस की डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। लंदन में कल रात मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को रोमांचक मुकाबले में 4-6, 7-6, 6-4 से हराया। मेदवेदेव के टेनिस करियर का यह सबसे बड़ा खिताब है, जबकि थिएम को लगातार दूसरे साल फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। थिएम और मेदवेदेव अब तक 5 बार आमने सामने आ चुके हैं। इस दौरान रूसी प्लेयर ने 2 बार जबकि थिएम 3 बार जीतने में सफल रहे हैं। मलय जी, एक बड़ा मुकाबला और मेदवेदेव ने एक ढंग से अपना हिसाब चुकता कर लिया जो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में वो थिएम से हारे थे। बिल्कुल हिसाब भी चुकता किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि वो जो पीढ़ी थी 37, 34, 33 वाली, रॉजर फेडरर, उसके बाद राफेल नडाल और उसके बाद फिर जो तीसरे खिलाड़ी, जो दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी जोकोविच, वो अब पीढ़ी अब उसकी सांधवेला आ गई है और मेदवेदेव अपने नए जोशो खरोश के साथ जिस तरह से सामने आए, देखिए बहुत बड़ी बात होती है एक ही टूर्नामेंट में रैंक नंबर 1, 2, 3 वरीयता क्रम में पहले, दूसरे, तीसरे तीनों खिलाड़ियों को हराकर और आप जीतते हैं मैच। पहली बार ऐसा हुआ है, पिछले सन 90 के बाद ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस प्रकार से खिताब हासिल किया। और जो मैंने पहले आपसे बात कही कि जो नए चेहरे आए हैं, जिसमें थिएम भी एक हैं, 27 वर्ष के हैं, उसके बाद स्टेफानोस सिसिपास हैं, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव हैं, डेनिस शापोवालोव हैं, ये जो खिलाड़ी हैं इनके बीच में मेदवेदेव ने अपनी जगह बनाई है और शुरुआत बड़े धमाके से होने वाली है आने वाले साल में। जो आप चर्चा कर रहे हैं कि जो 3 बड़े नाम हैं, नडाल, फेडरर और जोकोविच के बाद ये नए सितारे हैं, थिएम का प्रदर्शन इस पूरे साल बहुत बढ़िया रहा। यूएस ओपन का उन्होंने खिताब जीता, फ्रेंच ओपन में वो नडाल से हार गए थे और यहां भी फाइनल तक का सफर। लेकिन एक 30 मन में रह गई होगी कि लगातार दूसरे साल फाइनल में हार। बिल्कुल बिल्कुल 30 तो जरूर रही होगी, क्योंकि और वो भी ऐसे कि मेदवेदेव ने कमबैक किया। पहले सेट में हार गए थे और वहां ऐसा नहीं लग रहा था कि टीम ये मैच हारने वाले हैं और उन्होंने जब जीत भी गए फिर भी मेदवेदेव ने जो कहा कि देखो डोमिनिक, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने उनको बधाई दी और कहा कि ये जो तुमने अपने करियर में अचीव किया है इस वर्ष, जो तुमने ग्रैंड स्लैम जीता है, यूएस का खिताब जीता है, उसके बाद जिस तरह से तुम यहां हारे हो और जिस तरह से मैंने तुम्हें हराया है, ये भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये जीत मेरी जीत के लिए नहीं, तुम्हारी हार के लिए याद की जाएगी। बहुत बड़ी बात होती है जब विजेता ये बात कहे। जी हां, बिल्कुल। डोमिनिक थिएम हारे जरूर, लेकिन लड़कर हारे। और उधर पुरुष डबल्स के फाइनल में नीदरलैंड्स के वेस्ले कुलहॉफ और क्रोएशिया के निकोला मेक्टिक की जोड़ी ने ऑस्ट्रिया के जर्गन मिल्जर और फ्रांस के एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की जोड़ी को 6-2, 3-6, 10-5 से हराया। कुलहॉफ और मेक्टिक की जोड़ी का ये पहला खिताब है। उधर भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन को ओरलैंडो ओपन टेनिस के फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगातार दूसरा बार है जब एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में प्रजनेश को फाइनल में हारना पड़ा है। प्रजनेश को हार्डकोर्ट प्रतियोगिता के फाइनल में 3-6, 4-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी। बाएं हाथ का भारतीय खिलाड़ी 1 घंटे और 28 मिनट तक चले इस मुकाबले में 8 ब्रेक पॉइंट में से 1 का भी लाभ नहीं उठा पाया। ये कहीं ना कहीं अनुभवहीनता है। देखिए, ये अनुभवहीनता के साथ साथ अगर आपने उस मैच की एक झलक भी देखी हो तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा थे जो उनके विरुद्ध खेल रहे थे, उनके शॉट्स में जो एक शक्ति थी, जो एक ताकत था, उस ताकत का कहीं नामो निशान प्रजनेश में नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जिसको कहते हैं बाघ बकरी की लड़ाई हो रही हो और इसके लिए प्रजनेश को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पावर जब नहीं है तो आप 3-6, 4-6 से हार जाते हैं, दूसरी बार हारते हैं एक चैलेंजर टूर्नामेंट में, रनर्स अप आप होते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो स्ट्रेट सेट में जब आप हारते हैं,
तो फिर उसके बाद बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि आखिर क्या हुआ कि फाइनल में इतनी आसानी से आप हार गए, क्यों आप हारे। सिर्फ यह कह देना, मैंने कह दिया कि बहुत शक्ति का प्रदर्शन, ताकत का प्रदर्शन किया, बट इतना ही काफी नहीं है। और ये एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसको अभी भी आगे बढ़ने का बहुत मौका है। देखिए, हारने के बाद भी 137 से 128 रैंक पर वो पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये उनके लिए आत्मविश्लेषण का समय है। मगर एक बात फिर कहूंगा कि जो नाकाशिमा के स्ट्रॉन्ग ग्राउंड स्ट्रोक्स थे, मजबूत ग्राउंड स्ट्रोक्स, उसमें ये कहीं टिक नहीं पा रहे थे उनके सामने और उनको बचा नहीं पा रहे थे। और एक बैकहैंड बेसलाइन से मैं देखा जैसे आया तो उनका कोई जवाब इनके पास नहीं था। फोरहैंड में भी लड़खड़ा जा रहे थे। मुझे लगता है मानसिक दबाव में, मनोवैज्ञानिक दबाव में खेल रहे थे, जिसके कारण ऐसा हुआ। पिछले हफ्ते प्रजनेश जो हैं वो केरी चैलेंजर टूर्नामेंट में हार गए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट में वो फाइनल न जीतने का जो मिथक है उसको तोड़ने में सफल रहेंगे। टेनिस के बात करते हैं फुटबॉल की। वीकेंड में दुनिया भर में फुटबॉल के मुकाबले हुए। सबसे पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते हैं। कल वहां जो मुकाबला हुआ उस पर बात कर रही हैं दीपिका शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मौजूदा चैंपियन लिवरपूल ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। कल देर रात खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने लेस्टर सिटी को आसानी से 3-0 से हराने में सफलता पाई। मैच का पहला गोल 21वें मिनट में हुआ जब लेस्टर के इवांस गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद मार बैठे। पहले हाफ का खेल खत्म होने से पहले डिएगो जोटा ने एंडी रॉबर्टसन के पास पर गोल कर लिवरपूल को 2-0 से आगे कर दिया। लिवरपूल का तीसरा गोल 88वें मिनट में जेम्स मिलर के पास पर रॉबर्टो फर्मिनो ने किया। इस जीत के साथ लिवरपूल के लीग में 20 अंक हो गए हैं। पहले स्थान पर मौजूद टॉटनहैम के भी 20 अंक हैं, लेकिन गोल औसत के आधार पर वो शीर्ष पर बनी हुई है। इस जीत के साथ ही लिवरपूल ने इतिहास रच दिया है। टीम घरेलू मैदान एनफील्ड पर 64 मैच से हारी नहीं है। क्लब ने अपना ही 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लिवरपूल ने 64 में से 53 मैच जीते हैं, जबकि 11 मुकाबले ड्रॉ खेले। इस दौरान क्लब ने 169 गोल किए हैं। इससे पहले क्लब ने फरवरी 1978 से दिसंबर 1980 के बीच 63 मैच में कोई शिकस्त नहीं झेली थी। तब जनवरी 1981 में लेस्टर सिटी ने ही हराकर लिवरपूल का विजयी रथ रोका था। पुर्तगाली प्लेयर डिएगो जोटा ने लिवरपूल के लिए खेलते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने घरेलू मैदान पर खेलते हुए शुरुआती 4 मैचों में गोल किया है। डिएगो ऐसा करने वाले लिवरपूल के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय जी, बड़ा मैच था। एक तरफ यूर्गन क्लॉप थे और एक तरफ लिवरपूल के एक्स बॉस ब्रेंडन रॉजर्स थे। बिल्कुल, और बड़ा मैच इसलिए भी था क्योंकि एक ऐसी जब लगातार जीतते आ रहे हों, और इससे पहले जब आप हारे थे तो उसी लेस्टर से हारे थे जिस लेस्टर से आपका ये मुकाबला था सालों पहले जी। तो एक मानसिक दबाव दोनों टीमों पर रहता है, और एक कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो जो हार का बदला लेने वाली बात आप शुरू में कह रहे थे, वो बात भी रहती है दिमाग में। तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, और डिएगो जोटा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि लिवरपूल के वो ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने पहली 4 होम लीग में एक जबरदस्त गोल था, वो डाउनवर्ड हेडर से जो उन्होंने गोल मारा है एंडी रॉबर्टसन के क्रॉस पर, वो जबरदस्त गोल किया। और उनमें बहुत आगे, ऐसा लग रहा है मुझे कि आगे वो बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। जो यूर्गन क्लॉप के 3 स्ट्राइकर थे, मो साला और रॉबर्टो फिर्मिनो और सादियो माने, अब जोटा के आने से और डेंजर हो गया है ये फॉरवर्ड लाइन। बहुत खतरनाक। ये तो ये कहिए कि इस बार बहुत सारे खिलाड़ी घायल थे, और अगर घायल नहीं होते तो शायद फिर से 4-0 वाला स्कोर देखने को मिलता। तो ऐसी जबरदस्त फॉरवर्ड लाइन के साथ मुझे लगता है कि लिवरपूल तो बिल्कुल ही उसको, हालांकि वो अभी देखिए कि टॉटनहम टॉटनहम उससे कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, दूसरे स्थान पर है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से खेल रहा है अभी, तो जीत इसके हाथ ला सकती है, ट्रॉफी इसके साथ हाथ आ सकती है। कल एक और ईपीएल में मैच हुआ, आर्सेनल का सामना लीड्स यूनाइटेड से हुआ। वो मैच 0-0 से समाप्त हुआ, लेकिन जिस तरीके से निकोलस पेपे ने हेडबट किया, वो इस तरीके से प्रोफेशनल फुटबॉल में बहुत निराशाजनक है। और आर्सेनल के कोच ने भी कहा कि इस तरह की चीजें इस बड़े लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं है। पेपे की बहुत शिकायत हुई है, और जब
आपका खुद का कोच आपकी शिकायत कर रहा हो, पूरी दुनिया में शिकायत हुई है। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि थू हुई है, लेकिन शिकायत हुई है, क्योंकि आप एक महान खिलाड़ी हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं, और आप इस तरह से गलतियां करते हैं मैदान पर जाकर, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अहंकार का ये परिचायक है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। फुटबॉल बहुत रफ ढंग से भी खेलने वालों को आपने देखा है, आप आनंद जी फुटबॉल फॉलो करते हैं, बहुत रफ गेम भी जिनका होता है। और देखिए जिदान की बात याद करिए कि किस तरह से आज तक लोग जो है उस मार्कस मेटोराजी को जो किया था, हाँ जो किया था, लोग भूल नहीं पाए। 1 मिनट में ऐसा लगा कि सारे तमगे आपके जो है उसके सोने का पानी उतर गया। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपकी, अनुशासन बहुत जरूरी है, नहीं तो एक गलती आपके पूरे किए कराए पर पानी फेर देती है। ईपीएल में एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरीके से होजे मोरिन्हो टॉटनहम को लीड करते दिख रहे हैं और टीम टॉप पर पहुंच गई है, लग रहा है कि इस बार टाइटल कंटेंडर हैं? बहुत मुझे तो ये लग रहा है, देखिए कहीं ना कहीं मैं किसी जमाने में टॉटनहम का बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, अपनी बात को भूल भी जाएं तो जिस प्रकार से वो, देखिए जब आपकी जो फ्रंट लाइन है और बेहतरीन खेल रही है, और कैप्टन आपका ऐसा है जो आप सबको एक सूत्र में पिरो कर लेकर चल रहा हो, वो जो फॉर्मेशन उसकी देखी है आपने अगर, तो जिस तरह का फॉर्मेशन होता है और एक का एक रणनीति बदलते हैं, खेलते खेलते रणनीति बदलते हैं, उनके खेल में मोनोटनी आपको कहीं नहीं दिखती, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इस तरह से बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आपकी बहुत उनसे उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। स्पेनिश सॉकर लीग ला लीगा की बात करें तो रियल सोसिएदाद ने कैडिज को 1-0 से हराकर अपना पहले नंबर पर स्थान मजबूत कर लिया है। सोसिएदाद की लीग में यह लगातार छठी जीत है। उसकी इस जीत में स्वीडन के फॉरवर्ड अलेक्जेंडर इसाक ने 66वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इस जीत के बाद सोसिएदाद ने 10 मैचों के 23 अंक जुटाकर अंक तालिका में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वो दूसरे स्थान पर काबिज एटलेटिको मैड्रिड से 3 अंक आगे है, यानी करास्को के एकमात्र विजयी गोल की मदद से एटलेटिको ने बार्सिलोना को 1-0 से हराया था। लेकिन एटलेटिको ने अभी सिर्फ 8 मैच खेले हैं, सोसिएदाद के मुकाबले 2 मैच कम। लेकिन इस बीच स्पेन से जो बड़ी खबर है मलय जी, कि चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में बार्सिलोना को डायनामो किएव का सामना करना है और मेसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी, रोनाल्ड कोएमन ने कहा है कि हमारे 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी एटलेटिको मैड्रिड की ओर के बाद जो के हाथों जो एक शर्मनाक हार सी हुई, उसके बाद कहा है उन्होंने कि हम इनको रेस्ट देंगे। अब ये रेस्ट जो है ना, ये एक ऐसी चीज होती है आनंद, आप जानते हैं, जिसमें जूता भिगा के मारना भी इसको कह सकते हैं। पता नहीं चलता कि रेस्ट दिया जा रहा है कि जबरन रेस्ट पर भेजा जा रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो वक्तव्य दिया है, उसको अगर ध्यान से पढ़ें, उन्होंने कहा है कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी इस समय घायल हैं और हमने ये फैसला किया है कि लियो और फ्रैंकी को हम नहीं इसमें नहीं धकेलेंगे क्योंकि इनको बहुत रेस्ट की जरूरत है। और उन्हें इसी में लपेट दिया फीफा को भी और जो अंतर्राष्ट्रीय यूएफए को भी, और कहा कि आप अपना सीजन का कैलेंडर देखिए, लगातार आप खिला रहे हैं और ऊपर से कोरोना का एक समय ये ऐसा हंगामा चल रहा है, उसमें हमारे खिलाड़ी हम उसकी जान देखेंगे, उसको रेस्ट देंगे। मगर कुल मिलाकर ये है कि जैसे कि विराट कोहली जब नहीं खेलेंगे, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी भारतीय टीम, तो उस वक्त जो भारत के लोगों के मन में फीलिंग होगी, वही फीलिंग वहां भी होगी जब उसकी टीम में लियोनेल मेसी रहेंगे और नहीं खेलेंगे। मलय जी, ये कोई नई बात नहीं है। वीकेंड पे आपके यहाँ होम लीग के मैच होते हैं, मिड वीक में आपको यूएफए चैंपियंस लीग या यूरोपा चैंपियंस लीग के मैच खेलने होते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो सत्र के शुरुआत में मेसी और बार्सिलोना का झगड़ा हुआ और फिर मेसी उस ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, शायद अब वो धीरे धीरे बार्सिलोना के प्लान से आउट होते दिख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत अटकलों में हम पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मेसी के लिए बहुत स्मूथ सेलिंग अभी नहीं दिख रही बार्सिलोना में। जिस प्रकार से उन्होंने एक बार कह दिया कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं, और इतना बड़ा खिलाड़ी, उधर देखिए ना आप, रोनाल्डो के नाम पर ही मैच जीत जाते हैं लोग, मेसी के नाम पर ही मैच जीत जाते हैं लोग। सचिन तेंदुलकर खेले ना खेलें, रन ले ना लें, विकेट ले ना ले, जब मैदान में होते थे तो लोग कहते थे कि एक मानसिक दबाव बन जाता है। तो ऐसे में जब खिलाड़ी को रेस्ट भी कराना है तो ऐसे खिलाड़ी को रेस्ट नहीं कराना चाहिए। ऐसे खिलाड़ी को तो ग्रेग चैपल ने जैसे वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली को रेस्ट करा दिया। तो इस तरह से आप जो पूछना चाह रहे हैं, मैं डायरेक्ट जवाब आपको नहीं देना। कई मायने होते हैं। वो टीम को, मेसी को डायनामो कीव ले जाते, बेंच पे बिठा सकते थे, सब्स्टिट्यूशन के तौर पर उतार सकते थे, लेकिन क्या है उनके मन में, ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा।
उधर इटालियन सॉकर लीग की बात करें तो ज़्लाटन इब्राहिमोविच के 2 गोल की बदौलत एसी मिलान ने कल नेपोली को 3-1 से हराकर सेरे आ फुटबॉल टूर्नामेंट के शीर्ष पर अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे इब्राहिमोविच के मौजूदा सत्र में 6 मैचों में ये 10वां गोल था। एसी मिलान की ओर से एक अन्य गोल एंस पीटर हॉग ने किया। नेपोली की ओर से एकमात्र गोल ब्रीड मर्टेंस ने किया। इस जीत से मिलान के 8 मैचों में 20 अंक हो गए हैं। यूवेंटस की टीम चौथे स्थान पर है। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, इब्राहिमोविच शायद यही साबित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और यूवेंटस वो टीम है जिसको आप कभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं अब इसका कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से ठीक है, अब आने वाला समय बताएगा। अभी मैचेस बचे हैं, मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक संघर्ष जद्दोजहद जारी है। गोवा ने एंगोला को 2 गोल के दम पर फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए सीजन के अपने पहले मैच में पूर्व चैंपियन बेंगलुरु एफसी को आईएसएल के मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। बेंगलुरु के लिए क्लाइंटन सिल्वा ने 27वें और स्पेनिश डिफेंडर जुआन एंटोनियो गोंजालेस फर्नांडिस ने 57वें मिनट में गोल किया। वहीं एफसी गोवा के लिए इगोर एंगुलो ने 66वें और 69वें मिनट में गोल किया। इस समय ओडिशा का सामना हैदराबाद से हो रहा है। क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमा आगामी न्यूजीलैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। उन्हें बुखार है और वो दौरे पर टीम के साथ रवाना नहीं हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि फखर की स्थिति बिगड़ने के बाद वो लाहौर में टीम होटल में आइसोलेट हो गए थे, लेकिन उनका कोविड नेगेटिव टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन उसके बाद भी कोविड से जुड़े लक्षण दिखने के बाद उनको दौरे पर टीम के साथ नहीं भेजा गया है। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर सीके भास्करन नायर का निधन हो गया है। वो 79 वर्ष के थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केरल के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर नायर के निधन पर शोक जताया है। पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर नायर का जन्म केरल के थालासेरी में 1941 में हुआ था। उन्होंने 1957 से 1969 तक 12 साल अपने लंबे करियर के दौरान 42 प्रथम श्रेणी मैचों में 106 विकेट चटकाए। झारखंड के जमशेदपुर में तीरंदाजी का ट्रायल शुरू हुआ है, बहुत सारे पेचीदा नियमों के साथ। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस पर रिपोर्ट। कोरोना के बीच ओलंपिक की तैयारी को लेकर तीरंदाजी का ट्रायल आज से झारखंड के जमशेदपुर में शुरू हो गया है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रायल से 4-4 महिला पुरुष खिलाड़ियों का सिलेक्शन होगा, जो नेशनल कैंप में पहले से शामिल दोनों वर्ग के 8-8 तीरंदाजों के साथ ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद नेशनल कैंप में 6 ट्रायल के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष टीम के लिए 3 खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे। देश को महिला वर्ग में अब तक सिर्फ एक ही कोटा मिला है, यह दीपिका कुमारी ने दिलाया है। कोटा हासिल करने के बावजूद दीपिका को ओलंपिक में खेलने के लिए नेशनल कैंप में ट्रायल देना होगा। महिला टीम के पास चौथी बार क्वालिफाई करने का एक और मौका है। ओलंपिक से पहले एक और क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होना है, जिसका शेड्यूल कोरोना के कारण अभी तय नहीं है। भारतीय पुरुष टीम ने 2012 के बाद पिछले साल वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर ओलंपिक कोटा हासिल किया था। भारतीय टीम 14 साल बाद इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। हालांकि टीम को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। टीम में तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव शामिल थे। ओलंपिक क्वालिफाई करने के बावजूद तीनों को दीपिका की तरह ही ट्रायल में पास होना होगा। ओलंपिक में खेलने के लिए प्लेयर्स को 6 फेज में ट्रायल देना होगा। आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी प्रमोद चंदूरकर ने बताया कि ओलंपिक से पहले 5-6 फेज में ट्रायल होंगे। सभी ट्रायल के लिए प्लेयर्स को पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट टेबल में टॉप पर रहने वाले तीरंदाजों को ही ओलंपिक खेलने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए संतोष द्विवेदी। मलय जी, बहुत अजीब सी बात है, आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, आपको तीरंदाजी के ट्रायल में भी पास होना होगा, ये क्या है? ये बड़ा निराला अंदाज है भारतीय तीरंदाजी संघ का। ये पहले भी देखने को मिला था। आपको याद होगा जब रियो की टीम जाने वाली थी, उसके पहले मंगल सिंह चांपिया थे हमारे तीरंदाज, जिन्होंने चीन में प्रतियोगिता जीती थी ओलंपिक क्वालिफायर्स और क्वालिफाई कर चुके थे। उसके बाद उनसे कहा गया कि नहीं, चीन तो चीन में रह गया, आप आइए भारत में फिर से कम्पीट करिए। बड़ी उस समय आलोचना हुई थी आर्चरी संघ की, और फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है इस बार। और इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। आप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में इतने लोगों से लड़ भिड़ के पहुंच के वहां आते हैं आप। मुझे याद है कि तुर्की में एक हुआ था ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट रियो के पहले, उसमें सभी लोग हार गए थे। एक मंगल सिंह चांपिया क्वालिफायर थे और क्वालिफायर में क्वालिफाई करके आए थे और उनको भी बिठा दिया था, और फिर इस बार वही कर रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। देखिए, आप सबको एक साथ नहीं रख सकते, सबको एक ही पैमाने पर नहीं नाप सकते। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ये ट्रायल 27 नवंबर को पूरा होगा, उसके बाद आर्चरी फेडरेशन ऑफ इंडिया किन खिलाड़ियों की सूची जारी करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ट्रायल 5-6 फेजेज में होगा। मलय जी, अब समय नहीं किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जाए। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।